तो बच्चों यूनिट एंड डायमेंशंस में आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। आप देखेंगे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी चीज़ है, चाहे वो टाइम है या मास है या वेलोसिटी है, सब मेजर करने के तरीके सबके अलग अलग हैं। तो जितने भी वर्ल्ड में मेजरमेंट्स चलती हैं उनको साइंटिस्टों ने 3 डिफरेंट सिस्टम में बांट दिया है। एक है MKS सिस्टम, एक है CGS सिस्टम और एक है FPS सिस्टम। मतलब अगर हम कहते हैं कि लेंथ 10 मीटर है, किसी चीज़ की लेंथ 10 मीटर है, तो इसका मतलब जब हम मीटर कह रहे हैं तो हम MKS सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि लेंथ को MKS सिस्टम में हम मीटर में मेजर करते हैं। CGS सिस्टम में बेटा लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और FPS सिस्टम में लेंथ को हम फुट में मेजर करेंगे। इसी तरह से मास को MKS सिस्टम में किलोग्राम में और टाइम को MKS सिस्टम में सेकंड्स में मेजर करते हैं, इसलिए हम इसको MKS सिस्टम बोलते हैं। इसी तरह से CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड्स में मेजर करेंगे। तो जब हम कहते हैं कि ग्राम की बात कर रहे हैं, मान लीजिए इसका मास सपोज करो 100 ग्राम से, तो हम कह रहे हैं हम इसको मेजर कर रहे हैं CGS सिस्टम में। इसी तरह से एक सिस्टम होता है FPS सिस्टम, जिसमें लेंथ को हम फुट में और मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं। अब ये डिफरेंट सिस्टम है, जैसे ये यूरोपियन सिस्टम था, या ये MKS अमेरिकन सिस्टम है, ये ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है। इस तरह से अलग अलग सिस्टम्स हैं बेटा, लेकिन इनमें 3 ही क्वांटिटी हैं जो मेजरमेंट के लिए हमने रखी गई हैं। इसमें से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ कन्वर्जन्स आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर, और 1 kg में 1000 ग्राम। 1 फुट 12 इंच के इक्वल होता है बेटा। आपने देखा होगा जो आपका घर में जो फुटा होता है वो 12 इंच का होता है, उसको 1 फुट बोलते हैं। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर्स होते हैं, और इसी तरह से 1 पाउंड में 454 ग्राम। आप जो रेसलिंग वाले जो ये रेसलर्स जो होते हैं, इनके जो मासेस होते हैं वो पाउंड में मेजर किए जाते हैं नॉर्मली। आपने देखा भी होगा वहाँ kg नहीं चलता। तो 1 पाउंड जो होता है 454 ग्राम होता है। तो बेटा ये 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स हैं, लेकिन इसकी कुछ खामियां हैं। क्या खामियां हैं? कि हम यहाँ पे लेंथ, मास, टाइम को मेजर कर सकते हैं, बाकी और जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको मेजर नहीं कर पाते। इसलिए सभी साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया बेटा, इन तीनों सिस्टम से बियॉन्ड एक और सिस्टम जनरेट किया जो पूरा वर्ल्ड वाइड है, वो सब जगह एप्लीकेबल है। उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ऐसा ही सिस्टम बेटा 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये किसी और की हेल्प से नहीं बनी है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं। पहली लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे बेटा, मास को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड्स में, टेम्परेचर को केल्विन में। तो जो केल्विन है, केल्विन SI सिस्टम में टेम्परेचर की यूनिट है, सेल्सियस नहीं है, इसको ध्यान रखें। करंट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या है? एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट की जो ब्राइटनेस आपको दिखाई देती है उसकी कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, उसकी यूनिट मोल, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे MOL से। इन 7 यूनिट्स के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और हैं बेटा SI सिस्टम में, जिनको बोलते हैं एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल को हम मेजर करेंगे रेडियन में और सॉलिड एंगल को मेजर करेंगे स्टेरेडियन में। बाकी इनके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं बच्चों, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, और डेराइव्ड यूनिट्स इन्हीं की हेल्प से निकलेगी। इनके अलावा और कोई अलग से यूनिट नहीं आएगी। तो इन्हीं की यूनिट से, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट हो गया लेंथ, टाइम हम सेकंड में ले लेंगे तो मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम लोग डेराइव्ड यूनिट्स इसी से निकालेंगे। अच्छा, SI सिस्टम की खासियत क्या है, फ़ायदे क्या हैं, या ये कह दो कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? तो बेटा पहली बात तो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब है कि इन्हीं से बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सब की यूनिट हम इन्हीं से निकाल सकते हैं। दैट इज़ द कोहेरेंट सिस्टम। रैशनल सिस्टम का मतलब बच्चों, रैशनल सिस्टम कि एक क्वांटिटी की एक ही यूनिट है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा हो हीट, तो हीट की यूनिट एक्चुअली क्या है? हीट एक एनर्जी है, लेकिन एनर्जी की यूनिट हम कैलोरी में देखते हैं। वैसे अगर वर्क डन वगैरह देखें, वो भी एक तरह से एनर्जी है, उसकी यूनिट जूल है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम वाट आवर में कंसिडर करते हैं।
सभी की यूनिट्स, जबकि हैं ये एनर्जी लेकिन सभी की यूनिट अलग अलग है। लेकिन एसआई सिस्टम में सभी एनर्जीज़ की, चाहे वो किसी भी तरह की एनर्जी है, हर एनर्जी की यूनिट जूल है। तो रैशनल सिस्टम का मतलब है कि एक यूनिट की, एक फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट। मेट्रिक सिस्टम, कोई भी क्वांटिटी आ जाए उसको हम 10 टू द पावर की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट, एब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब है ये किसी और सिस्टम को यूज़ करके नहीं बनाते। जैसे कई बार तुमने इनर्शियल मास और एक ग्रेविटेशनल मास देखा होगा, वहाँ पर जी का यूज़ करके हम यूनिट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम किसी और चीज़ को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए ये एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है। उसके बाद इसके एडवांटेज क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, सभी देश इसको अप्लाई कर रखे हैं। तो हर क्वांटिटी को, मान लीजिए यहाँ पर करंट एम्पियर में है, तो कहीं किसी और भी कंट्री में चले जाओगे तो वहाँ भी करंट की यूनिट एम्पियर ही होगी। टेम्परेचर यहाँ केल्विन में मेजर हो रहा है तो वहाँ भी केल्विन में। इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम यूज़ करने से क्या फ़ायदा हुआ बेटा, कि कोई भी प्रोडक्ट एक जगह पे बनता है तो उसको दूसरी जगह पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं है। वही क्लासिफिकेशंस, वही पैरामीटर्स वहाँ पर हैं, वही पैरामीटर्स दूसरे कंट्रीज़ में भी। फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, उन्हीं को यूज़ करके अब हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स भी इसी से ड्राइव करेंगे। तो जितनी भी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके की जाती हैं उनको बोलते हैं डायराइव्ड यूनिट्स। मान लीजिए स्पीड है, आप इन सब क्वांटिटीज़ के आपको फॉर्मूले पता हों तो आप यूनिट निकाल सकते हैं। स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस एक तरह से लेंथ है, और लेंथ को ऐसा ही सिस्टम में हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में, तो स्पीड की यूनिट हो गई बेटा मीटर पर सेकंड। इसी तरह से फोर्स की मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हो गया केजी में और एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास केजी में और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, कोई सी भी एनर्जी ले लो सबकी यही आएगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है तो केजी अपॉन मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हमारा हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने यहाँ पे भी निकाला था, और एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब मीटर स्क्वायर बेटा, तो केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उठा लो बेटा, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की आप यूनिट निकाल सकते हो। चलिए मैं आपको एक यूनिट निकाल के दिखाता हूं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से g क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो g की यूनिट क्या आएगी, f न्यूटन, मतलब फोर्स की यूनिट kg मीटर पर सेकेंड, r डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, और ये भी मास kg और ये भी मास kg, तो kg स्क्वायर। तो g की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, kg टू द पावर -1 मीटर टू द पावर 3 सेकेंड टू द पावर -2। चलिए बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम सबसे पहले डिस्कस करें कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसमें नॉर्मली मास को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को l से, और बेटा टाइम को t से। कहीं पे अगर करंट आ जाता है तो करंट को हम एम्पियर ले लेंगे, और कहीं पे टेम्परेचर आ जाता है तो फिर उसको हम केल्विन ले लेंगे। जैसे मान लीजिए स्पीड है या वेलोसिटी, दैट इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है तो l, टाइम है तो t, तो LT-1 ये हो गया स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, v का LT-1 तो MLT-1। इसी तरह से किसी भी पावर भी है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का भी हमने निकाला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके ML2T-2 डिवाइडेड बाई टाइम, तो टाइम जो ऊपर जाएगा पावर -3 हो जाएगी, तो ML2T-3। इसी तरह से प्रेशर डेंसिटी, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो बेटा, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकालना बेटा,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसका निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि F इज इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो ईटा इज इक्वल टू F अपॉन 6 पाई आर वी। F फोर्स का, तो फोर्स का तो MLT माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 6 पाई कॉन्स्टेंट है, उसका कोई यूनिट नहीं होगी। R लेंथ है, V LT माइनस 1। तो इस L से L कट गया बेटा, एक L बचा नीचे, ये ऊपर जाएगा। तो M L की पावर -1 T, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा T टू द पावर -1। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है ML -1 T -1। डायमेंशनल एनालिसिस में बेटा पहली एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। पहली बात तो ये समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है क्या। एक्चुअली ये है एक्चुअली कि किसी भी फॉर्मूले में या कोई भी एक्सप्रेशन हमें गिवन हो तो उसमें जितनी भी टर्म्स होंगी सभी टर्म्स का डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला सबका सेम होगा। जैसे कई बार जब आप इक्वेशन लिखते हो कि S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आएंगे। इसका L होगा क्योंकि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो इसका क्या होगा, U LT -1 इंटू टाइम का T, तो ये किससे कट गया, इसका भी L आया। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हाफ तो कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन का LT -2 इंटू T2 स्क्वायर तो T टू द पावर 2, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला L आया। मतलब कोई भी फॉर्मूला या कोई भी एक्सप्रेशन होने दो, उसमें जितनी भी टर्म्स होंगी हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। बात समझ आ रही बेटा? तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी यूज़ होगा, सपोज करो हमने ये कहा कि डिस्टेंस में से लेट अस से समथिंग z माइनस करना है, तो डिस्टेंस है ये मीटर में, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L। अब मुझे नहीं पता कि z क्या होगा। अगर आपसे पूछे z का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों z का डायमेंशनल फॉर्मूला भी L ही होगा। यहाँ पे चाहे प्लस माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी हो, लेकिन सेम डायमेंशनल फॉर्मूले में से ऐसी क्वांटिटी माइनस या प्लस करोगे जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम हो। आपने देखा होगा 5 kg चीनी में से 2 kg अगर आपको लिक्विड लेना है कोई लीटर में, वो नहीं माइनस कर सकते। 5 kg में से 2 kg ही माइनस करोगे। मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दोनों क्वांटिटीज़ का वो सेम होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पे बेटा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A इंटू बी। गिवन क्या है, E इज इक्वल्स टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT। यहाँ पे गिवन है कि E जो है एनर्जी है, X डिस्प्लेसमेंट है और T टाइम है। तो देखते हैं बेटा, पहले तो ये देखो कि B माइनस एक्स स्क्वायर, तो B में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, इसका मतलब B और एक्स स्क्वायर की डायमेंशन सेम होंगी। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला B का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर का होगा एक तरह से। तो एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, L स्क्वायर। तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, L स्क्वायर हुआ। अब पहले निकालो A का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो ये हमें है E इज इक्वल्स टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन A इंटू टी। जितनी भी चीज़ों के आप डायमेंशनल फॉर्मूले जानते हो वो जरा इसमें रखना। E का कितना होता है बेटा, एनर्जी का, एनर्जी और वर्क दोनों का सेम है, mL2T माइनस 2 इज इक्वल्स टू B माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखो B का भी डायमेंशनल फॉर्मूला है L स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला L स्क्वायर। L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इसको जीरो मत कर देना। जैसे 5 kg चीनी में से 4 kg चीनी माइनस करो तो आंसर आएगा 1 kg, लेकिन 5 kg चीनी में से 5 kg चीनी माइनस करोगे तो इक्वल्स टू 0 आएगा, लेकिन 0 क्या, 0 भी kg में ही होगा। तो दो क्वांटिटी जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो भी सेम होगा, यानी B माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी L स्क्वायर होगा अपॉन A इंटू टी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T। तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, A इज इक्वल्स टू L स्क्वायर अपॉन T है नीचे
ये एल स्क्वायर ऊपर है और ये ml2t-2। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना हुआ, a इज इक्वल्स टू, आप देखो एल स्क्वायर ये कट गया बेटा, m को ऊपर ले जाओगे तो m⁻⁻1 और यहाँ पे t⁻⁻1 है, ऊपर जाएगा तो t⁻1, बस ये बचा। अभी आपको निकालना a इंटू बी, a इंटू बी का डायमेंशनल फॉर्मूला, a का है हमारा m-1t और बेटा b का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल स्क्वायर। तो a इंटू बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, m-1 L2 और t⁻1। तो a इंटू बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा ये हुआ। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। f इज इक्वल्स टू है a√x प्लस b t², वेर f फोर्स है, x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। तो इसमें भी बेटा तीन टर्म्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तीनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप ऑलरेडी पहले से जानते हो, mlt-2 ये है। इसका मतलब है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, तो a√x का डायमेंशनल फॉर्मूला भी mlt-2 होना चाहिए। a और x का डायमेंशनल फॉर्मूला, x लेंथ है तो L⁻√ यानी 1/2 इज इक्वल्स टू mlt-2 हुआ। सो a इज इक्वल्स टू हो गया बेटा ml 1/2 t-2। b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला तो bt² का डायमेंशनल फॉर्मूला भी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। यहाँ से अगर b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो f/t², f है बेटा mlt-2 और ये हो गया t²। तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बच्चों, mlt-4। अभी आपको बताना है a/b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों a/b निकालोगे तो क्या आएगा, a का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml½ t-2 और b का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-4। m से m कट गया बच्चों, L⁻ ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो गया, दोनों को जब सम करोगे ये ऊपर जाएगा तो t⁻2 हो गया। तो L⁻−1/2 और t⁻2 ये डायमेंशनल फॉर्मूला आया है a/b का। डायमेंशनल एनालिसिस की एक एप्लीकेशन हो रहा है बेटा, चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। हमें कोई भी फॉर्मूला है, कोई रिलेशन दे देंगे, हमें उसको डायमेंशनली ये चेक करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों साइड का, लेफ्ट और राइट साइड का, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आना चाहिए। अगर दोनों का सेम है तो डायमेंशनली करेक्ट है और अगर दोनों का सेम नहीं है तो करेक्ट नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब है कि दोनों की डायमेंशन सेम है, मतलब लेफ्ट साइड की और राइट साइड की डायमेंशन सेम है, लेकिन एक्चुअल में वो मतलब न्यूमेरिकली वो फॉर्मूला करेक्ट है जरूरी नहीं, क्योंकि कांस्टेंट कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन हाँ डायमेंशनली वो करेक्ट होगा। लेट अस चेक दिस। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का हमें निकालना है पहले। दिस इज k√ρr³ बेटा k तो कांस्टेंट है, k का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। डेंसिटी का ml-3, रेडियस का L³ डिवाइडेड बाई ये है सिग्मा इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है बेटा फोर्स अपॉन लेंथ, तो mlt-2 तो हो गया फोर्स का, नीचे लेंथ आएगा, यहाँ पे नीचे लेंथ, चलो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इससे ये कटेगा, L³ से ये कटेगा, तो क्या आएगा, m ऊपर बचा, m से m भी कटेगा बच्चों, ये t⁻⁻2 तो √t2 हो गया। सो इसका मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आया सिर्फ t। राइट हैंड साइड का चेक करना बेटा, राइट हैंड साइड में तो है ही टाइम पीरियड, ये चलो इसको स्मॉल t ले लेते हैं, तो टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला t हो गया। सो देयरफॉर डायमेंशनली राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों इक्वल हैं, सो इट इज डायमेंशनली करेक्ट। ऐसा से एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv।
लैम्डा वेवलेंथ है, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड है वेवलेंथ, तो लैम्डा की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वेवलेंथ डिस्टेंस है तो लेंथ हो गई। राइट हैंड साइड के लिए पहले h जो होता है बेटा, देखो एक रिलेशन है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, तो यहाँ से आप देखोगे h का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा E इंटू टी, E मतलब एनर्जी mL2T-2 और T मतलब T, सो दिस इज mL2T-1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है बेटा h का। अब राइट हैंड साइड का निकालो, राइट हैंड साइड है h/mv, h का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-1 और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा m, वेलोसिटी का L-T-1, तो m से m गया, ये भी गया, इससे ये गया, एक l बचा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड का भी l आ रहा है, राइट हैंड साइड का भी l आया है, तो हम ये कह सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट।